नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी मित्र में। मैं आपको इसरो 2018 का जो पुराना पेपर था उसको डिस्कस कर रहा हूं, जो 2018 में हुआ था। अब जो आने वाली इसरो की एग्ज़ाम है जो 7 नवंबर को होने वाली है, 7 नवंबर 2021 में, उसमें जो काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ 2018 इसरो का पेपर, जो पहले अपने 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, अपना चौथा पार्ट लेके आए हैं आज। उसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे थे और आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, रेडिएशन स्टेलाइजेशन इज आल्सो नोन एज। रेडिएशन स्टेलाइजेशन किस नाम से जाना जाता है? रेडिएशन स्टेलाइजेशन को और मेम्ब्रेन स्टेलाइजेशन अपन जानते हैं, दोनों को क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टेलाइजेशन बोलते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कोल्ड स्टेलाइजेशन की, कोल्ड स्टेलाइजेशन में एक तो मेम्ब्रेन स्टेलाइजेशन हो गया और एक हो गया रेडिएशन स्टेलाइजेशन, को ही दोनों को कोल्ड स्टेलाइजेशन बोलते हैं। अब इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है हॉट स्टेलाइजेशन। हॉट स्टेलाइजेशन में आता है ड्राई हीट स्टेलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। अब ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट ये दोनों ही क्या होगी? हॉट स्टेलाइजेशन में इंक्लूड होते हैं। अब ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट में क्या होता है? ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन मतलब इसका नाम ही हॉट है, तो ये हॉट एयर ओवन हॉट स्टेलाइजेशन में आता है। और इसमें ऑयली एंड पाउडर जो ये प्रोडक्ट होते हैं वो यूज करते हैं, इसके अंदर ऑयली और पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। और बात कर रहे हैं अपन मोस्ट स्टेलाइजेशन की, तो मोस्ट में क्या यूज करते हैं? मोस्ट में क्या यूज करते हैं? ऑटोक्लेव। इसके अंदर ऑटोक्लेव में स्टेलाइजेशन होता है मोस्ट हीट स्टेलाइजेशन का। और ये कौन से बेस पे होता है? सेचूरेटेड अंडर स्टीम प्रेशर का यूज करते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर सर्जिकल प्रोडक्ट्स और कल्चर मीडिया वगैरह का भी यूज किया जाता है। अब अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो 53 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इज एन एंटी कैंसर ड्रग यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज आती है? तो अपन बात कर रहे हैं इसमें एजाथायोप्रिन ऑप्शन दे रखा है, मेथोट्रेक्सेट और पेनिसिलामाइन और 6 मरकैप्टोप्यूरिन। तो इसका आंसर हो जाएगा मरकैप्टोप्यूरिन। तो आप सोच रहे होंगे कि एजाथायोप्रिन भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन एजाथायोप्रिन नॉट ए कॉमनली यूज आती है और ये होती है मेथोट्रेक्सेट मोस्टली यूज आती है आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। तो आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में मेथोट्रेक्सेट यूज आती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये क्या करती है? मेथोट्रेक्सेट क्या है? ये एक फोलेट एंटागोनिस्ट ड्रग है, एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागोनिस्ट मेथोट्रेक्सेट। और ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, और इसके अंदर बात करते हैं MTX, इसको डिनोट करते हैं। इसके अंदर बात करते हैं रिंग की, रिंग होती है इसके अंदर टेरिडीन रिंग, टेरिडीन रिंग होती है। टेरिडीन रिंग ऑब्जेक्ट, जैसे टेरिडीन रिंग की बात आई, कई एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि टेरिडीन रिंग कंटेंट किस में प्रेजेंट रहती है, तो मेथोट्रेक्सेट में प्रेजेंट रहती है। और एक फोलिक एसिड में टेरिडीन रिंग फोलिक एसिड में प्रेजेंट रहती है, और एक होता है ट्राइमटेरिन। बस ये तीनों में ही प्रेजेंट रहती है। ट्राइमटेरिन जिसकी बात कर रहे हैं अपन, ट्राइमटेरिन क्या? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है, और ये एंटी डायूरेटिक में यूज करते हैं। साइड 4 पे इसका एक्शन होता है। अब ये जो MTX का जो मैकेनिज्म एक्शन होता है वो होता है DHFR को ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है MTX। तो ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन से स्टेटमेंट गलत दे रखा है? किसमें असत्य कथन को छांटना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को छांटना है। तो उसके अंदर बात करते हैं अपन, आइसोनियाजिड में कोज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसके अंदर बोला जा रहा है कि आइसोनियाजिड कोज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करती है। और बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, क्लोरप्रोमाजिन कैन इंड्यूस वोमिटिंग। क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूस वोमिटिंग, जी नहीं, क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूस वोमिटिंग नहीं करती, ये तो एंटी इमेटिक ड्रग है। तो ये तो उल्टी वोमिटिंग इंड्यूस नहीं करती, वोमिटिंग को रोकती है। इसके अंदर ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि अपन को इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। अब इस पर बात करते हैं, जैसे डिस्कस करें तीसरे ऑप्शन की, कोल्चिसिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउटी आर्थराइटिस। कोल्चिसिन को गाउट, बिल्कुल सही, कोल्चिसिन को गाउट आर्थराइटिस में यूज करते हैं। तो कोल्चिसिन को गाउट आर्थराइटिस में यूज करते हैं। अब इसके अंदर चौथा ऑप्शन है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी में बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। बिल्कुल सही है, एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग होती हैं इलेक्ट्रो कन्वल्सन थेरेपी देते हैं इसके अंदर। तो इसमें ये जो बी ऑप्शन है, क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूस वोमिटिंग, ये करेक्ट हो जाएगा। अपन बात करते हैं जैसे क्लोरप्रोमाजिन होती है, ये एंटीमेटिक ड्रग है
और इसी के अंदर जैसे CPZ के इसको बोलते हैं, CPZ से डिनोट करते हैं क्लोरप्रोमाजिन। और ये इसके काफ़ी सारे यूज है, जिस क्लोरप्रोमाजिन वगैरह हो गई, प्रोमाजिन हो गई, ये दोनों एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। और जैसे क्लोरप्रोमाजिन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, एंटीसाइकोटिक ड्रग भी है, और इसी को एंटीएमेटिक ड्रग, इन तीनों में इसका यूज़ होता है क्लोरप्रोमाजिन का। अब इसके अंदर बात करते हैं कोलचिसिन, जो अपन ने अभी डिस्कस करा था कि कोलचिसिन, जो ये कोलचिसिन दे रखा है। अब कोलचिसिन जो गाउट आर्थराइटिस में यूज आता है, तो इसी की अपन बात करते हैं। ये होता है एमिनो एल्केलॉइड्स, ये कोग्नोसी में अपन डिस्कस करेंगे। एमिनो एल्केलॉइड्स को ही बोलते हैं स्यूडो एल्केलॉइड्स, और इसी को ही बोलते हैं प्रोटो एल्केलॉइड्स। ये तीनों एक ही नाम है, एमिनो एल्केलॉइड्स, स्यूडो एल्केलॉइड्स और प्रोटो एल्केलॉइड्स। ये तीनों को ही अपन ये स्यूडो एल्केलॉइड्स बोलते हैं। इसी के अंदर की एग्जांपल्स में ड्रग आते हैं। ACE से अपन याद रखेंगे, ACE। ए मतलब हो गया इसका एकोनाइट, और सी मतलब हो गया कोलचिसिन, और ई मतलब हो गया इफिड्रा। तो एकोनाइट, कोलचिसिन, इफिड्रा, ये तीनों ही स्यूडो एल्केलॉइड्स है, एमिनो एल्केलॉइड्स है, प्रोटो एल्केलॉइड्स है। अब इसी के अंदर बात करते हैं अपन कोलचिसिन की। जो कोलचिसिन अपन ने पूछा है कि गाउट में यूज आती है, बिल्कुल, और ये करवाती है, इंड्यूस करवाती है पॉलीप्लॉइडी, इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी। अक्यूट गाउट में यूज करते हैं, और इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी के इंडक्शन में काम आती है। और इसी का सिनोनिम, इसी को अगर सिनोनिम की बात करें, इसका सिनोनिम जो कोलचिसिन का सिनोनिम होता है, इसका सिनोनिम होता है मेडोस, MEADOW, मतलब मेडो सेफ्रॉन सीड होता है इसके अंदर, सेफ्रॉन सीड, मेडो सेफ्रॉन सीड के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट GPAT वगैरह के एग्जाम में और काफ़ी फार्मास्यूटिकल कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके जैसे अभी इसका सोर्स की बात करेंगे, इसका बायोलॉजिकल सोर्स वगैरह होता है कोलचिसिन एटोमेनेल, कोलचिसिन ओटोमनेल, और इसकी फैमिली की बात करते हैं, लिलिएसी इसकी फैमिली होती है। जो लिलिएसी फैमिली अपने कोग्नोसी में डिस्कस करेंगे कि एलोई की फैमिली भी लिलिएसी फैमिली होती है। अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे इसी के अंदर बाई चांस इसे आइसोनियाजिड के बारे में अपन डिस्कस करना चाहें, तो आइसोनियाजिड क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करता है। तो ये एंटी-TB ड्रग है, बेसिकली ये एंटी-TB ड्रग है। और ये फर्स्ट लाइन एंटी-TB में आइसोनियाजिड वगैरह है, पाराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल, जिसे PERIS, पेरिस से अपन याद कर सकते हैं। जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है एंटी-TB की, पाराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल, रिफाम्सिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये काफ़ी सारे ड्रग्स, ये ओनली 5 ड्रग है, वही फर्स्ट लाइन एंटी-TB ड्रग है। अब अपन बात करते हैं 55 क्वेश्चन की, नेक्स्ट बात करते हैं 55। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूड्स सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग। अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार बड़ी एग्जाम में। जैसे शेड्यूल पी होता है, वही एक है जो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करता है, ओनली शेड्यूल पी। अब इसी के अंदर ऑप्शंस की बात करते हैं अपन, जैसे F ऑप्शन आ गया, तो F अगर सिंगल F का तो कोई इसमें होता है, जैसे ऑप्थेल्मिक वगैरह हो गया, ब्लड बैंक वगैरह, अगर ये ऑप्शन होता है तो ये रिलेटेड होता है F से। और जैसे शेड्यूल जी का पता है, जेनरिक ड्रग होती है, मेडिकल, जो अंडर मेडिकल सुपरविजन के तहत देते हैं, वो शेड्यूल जी में होगी। और ये होगी शेड्यूल M का होगा GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP से हो गया शेड्यूल M का। और P का जो हो गया। अब आपको मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो काफ़ी एग्जाम में कन्फ्यूजन रहता है कि शेड्यूल जो कैसे क्या रहते हैं। जो एक जैसे शेड्यूल F हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, FF हो गया, और शेड्यूल M और M1, जैसे इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। जो जूरिस्प्रूडेंस का जो थोड़ा बहुत पार्ट है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसी के अंदर ऑप्शन पूछ रहा है शेड्यूल F, जो शेड्यूल F को अपन जैसे F1 होता है और F2 होता है, तो F1 को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक के लिए जो स्पेस रहता है, जैसे अपन कोई ब्लड बैंक खोलेंगे उसके लिए जो स्पेस क्राइटेरिया दे रखा था वो शेड्यूल F1 के अंदर आएगा। और स्पेस तो मिल गया, अब इसके स्पेस के बाद में अपन क्या करेंगे, लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब ग्रांट लाइसेंस या लाइसेंस के जो ब्लड बैंक के लिए जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो उसके अंदर F2 इसमें सही हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसी के अंदर, जैसे शेड्यूल M दे रखा है, तो शेड्यूल के M गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वगैरह हो गया, शेड्यूल G बता ही दिया अंडर मेडिकल सुपरविजन का। और अपन डिस्कस करते हैं इसी के अंदर, जैसे F2 और F3। F2 में क्या होता है, F2 क्या होता है, स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे सर्जिकल 2 से हो गया, 2 ऐसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है, जस्ट अपोजिट हो गया इसका, तो इसका मतलब हो गया सर्जिकल लाइन्स, जो भी सर्जिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो F2 में इंक्लूड किए जाते हैं। और F3
3 से हो गया, 3 से बन रहा है यू टाइप में, एक AC3 और एक AC3, 2 यू बन गए। तो ऐसे याद कर सकते हैं, यू मतलब अम्बेलिकल टेप्स में इसका डिस्कशन किया गया है शेड्यूल F3 में। अब अपन बात करते हैं इसी के अंदर अपन बात करते हैं डबल एफ की जहाँ बात आ जाती है। डबल एफ मतलब ओप्थेल्मिक आंखें, मतलब आंखें 2 होती है, तो इसके अंदर शेड्यूल एफ और एफ आंखें 2 होगी, तो शेड्यूल एफ से क्या हो गया, ओप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए इसमें डिस्कशन किया गया है। अब इसी के अंदर बात करते हैं जैसे शेड्यूल एच हो गया। शेड्यूल एच का मोस्टली सभी लोगों को पता है, लेकिन शेड्यूल H1 आजकल के एग्जाम्स में शेड्यूल एच को नहीं पूछते हुए बजाय शेड्यूल H1 को पूछा जा रहा है। तो शेड्यूल H1 क्या होता है? शेड्यूल H1 जो होता है, जो मोस्टली डेंजरस ड्रग होती है, 1930 जो एक्ट आया था डेंजरस ड्रग का, जो डेंजरस ड्रग, काफ़ी सारी डेंजरस ड्रग इसमें इंक्लूड की जाती है शेड्यूल किसमें, एच में, शेड्यूल H1 में, सॉरी शेड्यूल H1 में। जैसे शेड्यूल H1 में क्या होता है, एल्प्राजोलम हो गई, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स जो शेड्यूल X की है। उसके अलावा जो भी काफ़ी शेड्यूल जो H में आती थी उसको H1 में कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि ये जो शेड्यूल H का मिसयूज होने लग गया था, इसके लिए शेड्यूल H1 अलग से डिनोट करा गया है। तो इसके अंदर शेड्यूल H में ये होता है कि जो RMP होता है उसके बिना अपन जो होते हैं प्रिस्क्रिप्शन, वो ड्रग्स को ये सोल्ड नहीं कर सकता, ना किसी को दे सकता है। और इसी के अंदर होता है कि ये जो शेड्यूल अगर देगा किसी पेशेंट्स को, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखेगा, तो उसके अंदर जो RX जो रेड लाइट मतलब रेड कलर का RX जो लिखेगा वो लेफ्ट कॉर्नर के अंदर ये मेंशन करेगा, और इसका रिकॉर्ड मेंशन किया जाता है, इसकी अलग से कॉपी मेंशन की जाती है शेड्यूल H1 ड्रग्स की, क्योंकि इसके अंदर डेंजरस हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स वगैरह होती है, जैसे एंटी-TB की ड्रग्स हो गई, और शेड्यूल जो सेंसिटिविटी एंटीबायोटिक्स होती है, जैसे 3rd जनरेशन की एंड 4th जनरेशन की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इंक्लूड की जाती है इसके अंदर, जैसे कोडीन, एल्प्राजोलम, ड्रग हैविंग सीवियर साइड इफ़ेक्ट होते हैं ड्रग्स के, वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो अपन बात करते हैं अब जैसे इसी के अंदर ऐसे ही अपन अलग अलग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे एक तो होता है शेड्यूल P और एक तो होता है शेड्यूल P1। तो शेड्यूल P का क्या हो गया, जैसे अपन ने अभी यहाँ डिस्कस करा था शेड्यूल P, तो क्या होता है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। और P1 जो होता है, P1 होता है जो तो लाइफ पीरियड होगा, तो P1 हो गया पैक साइज़ के लिए, जो लाइफ पीरियड पैक साइज। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, जैसे P तो हो गया सबको पता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, और P1 हो जाए पैक साइज़ के लिए, एक ऐसा ही ये हो गया। अब इसी के जैसे एक अपन और डिस्कस करेंगे, जैसे शेड्यूल R हो गया एक तो, और शेड्यूल R1 हो गया। तो R तो मोस्टली जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट्स में यूज आते हैं, कंडोम वगैरह में, लेटेक्स वगैरह में यूज करते हैं R को। और R1 जो R1 हो गया जो स्टैंडर्डाइजेशन है मेडिकल डिवाइसेज का, स्टैंडर्डाइजेशन किसका, डिवाइसेज का स्टैंडर्डाइजेशन है मेडिकल डिवाइसेज का R1। तो ऐसे फैक्ट ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो शेड्यूल 9 होता है, शेड्यूल 9 क्या काम करता है, शेड्यूल 9 में मतलब इसका काम क्या है। शेड्यूल 9 के अंदर होता है कि जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे अपन मेडिकल की जो शॉप खोलते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता है, जो लाइसेंस का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मेडिकल शॉप के अंदर, तो इसी शेड्यूल 9 के अंतर्गत किया जाता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 56 क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके अंदर पूछा गया है कि एस्पिरिन एडमिनिस्ट्रेड विद हिपेरिन, एस्पिरिन एडमिनिस्ट्रेड मतलब एस्पिरिन को हिपेरिन के साथ में देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एस्पिरिन क्या है, ये क्या है, एंटीप्लेटलेट ड्रग है। एंटीप्लेटलेट का मतलब है ये प्लेट्स को कम करती है मतलब ब्लीडिंग करवाती है। और हिपेरिन क्या है, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट है। तो ये दोनों आपस में दिए जाएंगे तो ये क्या करती है, सीवियर ब्लीडिंग करेगी। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन फर्स्ट में ही दे रखा है, इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी। ये ब्लीडिंग टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इसके अंदर ये फर्स्ट आंसर ठीक हो जाएगा। अब 56 जो 57 क्वेश्चन की अपन डिस्कशन करेंगे। जैसे अर्गोटामाइन इज डेरिवेटिव फ्रॉम, अर्गोटामाइन क्या है, ये किसका डेरिवेटिव है ये पूछा जा रहा है सबसे पहले। तो ये LSD जिसको बोलते हैं लाइसर्जिक एसिड का ये डेरिवेटिव है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है मिकोनोइक एसिड जो ओपियम का डेरिवेटिव है, और ये चेबुलिक एसिड, मीथीसर्जाइड। अब इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं जैसे अर्गोटामाइन क्या है, इंडोल एल्कलॉइड्स है, इंडोल एल्कलॉइड है अर्गोटामाइन, और एल्कलॉइड डेरिवेटिव है ही। और अर्गोट को इसको बोलते हैं अर्गट,
अर्गट का सिनोनिम होता है सेंट एंटोनी फायर। सेंट एंटोनी फायर को बोलते हैं अर्गट। एंटोनी फायर FIRE, एंटोनी फायर को बोलते हैं अर्गट। अब इसके अंदर जैसे चेबुलिक एसिड हो गया, जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है अपन ने, चेबुलिक एसिड। चेबुलिक एसिड, चेबुलिक एसिड क्या होता है? टेनिन होता है चेबुलिक एसिड। टेनिन हाइड्रोलाइज टेनिन जिसको बोलते हैं, हाइड्रोलाइज टेनिन होता है। हाइड्रोलाइज टेनिन, कंडेंस टेनिन, ये सब अलग अलग होते हैं, लेकिन जो टेनिन है, ये चेबुलिक एसिड है, वो हाइड्रोलाइज टेनिन का पार्ट है। हाइड्रोलाइज इसमें भी अलग अलग होते हैं, जैसे हरडा, बाहेडा, आंवला। हरडा, बाहेडा, आंवला, ये तीनों ही हाइड्रोलाइज टेनिन है। हरडा की अपन बात करते हैं, इसके जो बायोलॉजिकल सोर्स है टर्मिनेलिया चेबुलिका, टर्मिनेलिया चेबुलिका, जिसको इसी के अंदर होता है चेबुलिक एसिड। और एक जैसे हरडा, बाहेडा और आंवला, तो इसका होता है टर्मिनेलिया चेबुलिका, और इसको होता है टर्मिनेलिया बाहेडा, टर्मिनेलिया बेलेरिका, बी से बेलेरिका। और आंवला का सबको पता ही है, यूफोर्बिएसी ओपिशनेल, यूफोर्बिएसी ओपिशनेल आंवला का सोर्स है। तो अपन बात करते हैं 58 क्वेश्चन की। 58 में क्या हो रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ए ग्रेटर सरफेस एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज के लिए ग्रेटर सरफेस एरिया किसकी ज़रूरत होती है? सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर, जैसे ट्रेकिया तो ऊपर का होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। ब्रोंकस जस्ट ये होता है, ब्रोंकस ये जो लंग्स के ऊपर होता है, ये ब्रोंकस, ये भी गलत है। जैसे इसके अंदर, जैसे इसमें 2 पार्ट्स, 2 लोब होती है, इधर 3 लोब होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया था, लंग्स में जैसे 2 लोब होती है और इधर 2 लोब होती है, इधर 3 लोब होती है, इधर 2 लोब होती है, तो टोटल 5 लोब होती है लंग्स के अंदर। ये राइट साइड में होता है, ये लेफ्ट साइड में होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेफ्ट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर, लंग्स के अंदर कितनी लोब होती है। तो अपन इसमें बात करेंगे, जैसे एल्वियोली, बिल्कुल सही है, एल्वियोली ही। ब्रोंकस के बाद में जैसे ये हो गया ट्रेकिया, ये हो गया ब्रोंकस, ये हो गया ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद में इधर आती है एल्वियोली। ये ग्रेटर सरफेस एरिया कवर करती है गैस एक्सचेंज करने के अंदर, लंग्स के अंदर। तो इसका ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं 59वें क्वेश्चन की। 59वें क्वेश्चन क्या होता है? डायूरेटिक पूछा जा रहा है, डायूरेटिक दैट कैन लीड टू एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन। मतलब जो यूरिन, डायूरेटिक जो क्या होता है? एल्कलाइजेशन, मतलब बेसिक जो ड्रग होती हैं, तो उसके अंदर क्या यूज करते हैं? तो उसके अंदर जैसे एस्टाजोलामाइन हो गया। एसिटाजोलामाइन जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, एसिटाजोलामाइन क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, जो इसको अंदर एसिटाजोलामाइन इसमें यूज करते हैं। तो इसका ये आंसर बिल्कुल डायरेक्ट ठीक हो गया। और जो एसिटाजोलामाइन का साइड इफेक्ट होता है, एसिटाजोलामाइन का जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? सिस्टेमिक एसिडोसिस, सिस्टेमिक एसिडोसिस। इसलिए ये एल्कलाइजेशन पूछ रहा है, तो इसका जस्ट ये यूज होगी। तो अपन नेक्स्ट पार्ट की अपन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। उसमें अपन क्वेश्चन को डिस्कस न करते हुए, फैक्ट को डिस्कस न करते हुए, पूरे क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। तो आप चिंता न करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय चैनल।